ध्रुवीकरण से कितनी वोटें किसके पाले में जाएंगी, मुसलमानों के मसीहा कितनी वोटें झटक पाएंगे, हिंदुओं के हिमायती कितनी वोटें कमाएंगे और प्योर सेकुलर लोगों के खाते में क्या जाएगा, इसका गुणागणित धुआंधार चल रहा है। लार सबकी टपक रही है, लेकिन अभी समय यह पता लगाने का था कि वो कौन सी ताकतें हैं जो समाज को बांट रही हैं। इसीलिए दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई गई। यही है हमारा आज का मुद्दा कि क्या जो दंगे हैं वो सियासत की उपज हैं। हमने आम लोगों से बातचीत की, अक्रॉस द यूपी हम लोगों के पास गए, आम लोगों के पास गए, हमने उनसे उनकी राय जानी। वो राय भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। आबिद हुसैन हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ होंगे, आप बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, और भाई रविदास मल्होत्रा होंगे, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं बातचीत करूंगा। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक दलों से सांप्रदायिक हिंसा का राजनीतिक लाभ उठाने से बचने की अपील करते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो दंगा करने और भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करें, चाहे ऐसे तत्व कितने भी शक्तिशाली हों या किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना संबंध रखते हों। ये घटनाएं ऐसी सांप्रदायिक नफरत को जाहिर करती हैं जो हमारे देश के कौमी किरदार के खिलाफ है। मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में झोंक दिया गया। मानवता असम की मारकाट में भी खो गई थी। इसी तरह बिहार, किश्तवाड़, नवादा और आंध्र प्रदेश में हुई हिंसा ने भाईचारे और एकता के नारों में आग लगाकर रख दी थी। लेकिन 2 साल बाद सरकार की नींद अचानक टूटी और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई गई। आज की बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगों के फौरन बाद हो रही है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मामला पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। आना सभी को था, लेकिन आए केवल वही जिन्हें फुर्सत मिली। उधर तंबू तानकर लाल किला बनाने वाले, लल्लन कॉलेज से दिल्ली पर लार टपकाने वाले बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी नहीं आए। खुद नहीं आए तो नहीं आए, औरों के पास भी टाइम नहीं था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में केवल शिवराज सिंह चौहान ही फुर्सत में दिखे, बाकी सब व्यस्त थे। ये बहस ये सांप्रदायिक हिंसा से चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा होगा और किसको नुकसान, सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सांप्रदायिक दुश्मनी से किसी को भी फायदा नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सांप्रदायिक घटनाओं का बिना वक्त खोए और निष्पक्ष और सख्त तरीके से मुकाबला करना राज्यों की जिम्मेदारी है। मनमोहन सिंह जी ने ये भी कहा कि चुनाव करीब देखकर जो पार्टियां या नेता दंगों के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वो देशद्रोही से कम नहीं। राष्ट्र विरोधी ताकतें इन दिनों छोटे छोटे मुद्दों को भड़काकर दंगों जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें विभिन्न संप्रदायों के बीच छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ाकर उनका फायदा उठाने में कभी कभी कामयाब हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा की सरकार में ही 107 दंगे हो चुके हैं। वहीं हमारा हिंदुस्तान 2002 से लेकर अब तक 8000 दंगे देख चुका है। कोई कहता है हम मुसलमानों को बीजेपी से बचा लेंगे, कोई कहता है हिंदुओं के असली हिमायती हम ही हैं, और पंजे वाले कहते हैं कि ये दोनों सांप्रदायिक ताकतें हैं। अरे असली सेक्युलर तो हम हैं भैया, और हमारी कोई दूसरी शाखा भी नहीं है। सभी धर्मों के नागरिकों में
ये भरोसा पैदा हो सके कि वो अन्य नागरिकों के बराबर हैं और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस बैठक की अहमियत इसीलिए भी ज्यादा है कि ये 80 लोकसभा की सीटों वाला सूबा है और वर्ष 2014 के आम चुनाव नजदीक हैं। बैठक से कुछ सही हो गया तो ठीक, वरना मुजफ्फरनगर पर दांव दगा नहीं देगा, कुछ देकर ही जाएगा और ये सभी दलों के राजनेताओं को सही से मालूम है। भरत यादव, दिल्ली, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भाई रविदास मेहरोत्रा साहब भी जुड़ गए हैं, अमिताभ जी हमारे साथ थे ही पहले से, हमारे आबिद हुसैन साहब हैं, कुछ देर बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जुड़ेंगे। मेहरोत्रा साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अमिताभ जी मैं चाहूंगा कि आप जरा इस चर्चा का एक दायरा सेट कर दें, उसी पे हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज जो मनमोहन सिंह जी ने अभिभाषण किया राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में, भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों के एकता परिषद के बैठकों में मैंने ऐसे रस्मी भाषण बहुत सुने, उनका कोई बहुत मूल्य नहीं। जो भाषण दे रहे थे उनके पास भी वाक सिद्धि नहीं, जो सुन रहे थे उनका भी जमीर साफ नहीं। मैं एक बहुत मोटा सवाल करता हूं, रविदास जी बैठे हैं, आबिद भाई बैठे हैं, वो लोग हिंदुस्तान में सियासत करने के हकदार क्यों हैं जिनके पांव हिंदुओं के शिविर में जाने से ठिठके या जिनके पांव मुसलमानों के शिविर में जाने से ठिठके? कुछ पांव केवल मुसलमानों के शिविर में जाते हैं दंगे के बाद और कुछ पांव केवल हिंदुओं के शिविर में जाते हैं। वही लोग इस देश में सियासत कर रहे हैं ना। और फिर वही लोग जब रुद्राक्ष की माला पहनकर और भगत की मुद्रा में प्रवचन देते हैं कि सर्वधर्म संभाव गंगा जमुनी संस्कृति, तो वो बात देश को हजम कैसे हो? मुझे बताए ना कोई, किसका दामन उजला है? कोई कहे आकर हृदय पर हाथ रखकर कि मेरी पार्टी का दामन उजला है, तो मैं 100 उदाहरण गिनाऊंगा कि आपकी पार्टी भी शामिल थी। जनता कैसे आपकी बात पर भरोसा करे? गांधी बोलते थे तो देश भरोसा करता था, जयप्रकाश जी बोलते थे देश भरोसा करता था। आप लोगों की बात पर देश भरोसा क्यों नहीं कर रहा? हमने मित्र पूरे उत्तर प्रदेश से पूछा है आज कि दंगे क्या चुनाव और सियासत की कोख से पैदा होते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश ने एक स्वर में कहा, रविदास भाई, आबिद भाई, कि हां, दंगे सियासत और चुनाव की कोख से पैदा होते हैं। इस सच को कहां ले जाएंगे? कहां ले जाएंगे? जिस मुजफ्फरनगर में 47 में दंगा नहीं हुआ, जिस मुजफ्फरनगर में अयोध्या में ढांचा विध्वंस के बाद दंगा नहीं हुआ, उसमें गांव गांव में दंगा करा दिया, गांव गांव बांट दिया, रोटी बेटी के रिश्ते टूट गए। ये स्थिति तनाव की पैदा कर दी और उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद में बैठकर सब लोग माला फेरे। ये नहीं चलेगा। इस देश में मलियाना से लेकर भागलपुर तक, भिवंडी से लेकर और मुजफ्फरनगर तक दंगों का इतना बड़ा इतिहास है कि ये देश कैसे भरोसा कर ले राजनेताओं पर? उसने देखा है कि राजनेताओं ने ही वह माचिस की तीली फेंकी पेट्रोल से भीगे मैदान में, जिससे दंगे की आग भड़की। और वही लोग फोटो खिंचाते हैं बाल्टी लेकर कि हम पानी डालने आए हैं। आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि मेरे दोस्त, अगर उत्तर प्रदेश कह रहा है कि दंगे तो आप ही लोगों से पैदा होते हैं, तो आप दंगे को शांत करने वाले मसीहा की भूमिका में कैसे मंजूर कर लिए जाएंगे? ये आज का मूल सवाल है जी। राजनेताओं का, राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता का ये पॉइंट 0 जो है, ये जो अवमूल्यन की पराकाष्ठा है, ये कैसे दूर हो? आपकी आवाज पर आवाम भरोसा कैसे करे? ये बड़ी चिंता की बात है। आबिद हुसैन साहब, मैं चाहूंगा आप पहले रिस्पॉन्ड करें इस पर। जी जी जी, देखिए, जहां तक साख का सवाल है, साख तो इंसान को खुद बनानी पड़ती है और जिस राजनीतिक पार्टी की साख का सवाल है, उस राजनीतिक पार्टी को अपने अपने जिस सूबों में उसकी सरकार होती है, क्योंकि ये मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है वो प्रदेश स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और चलवाना जो होता है वो मुख्यमंत्री। आबिद भाई, पहले तो ये तय होना चाहिए कि इस देश में किस किस राजनीतिक पार्टी के ऊपर सांप्रदायिक होने के आरोप लगे, पहले ये तय कर लिया जाए।
वो कांग्रेस हो, सपा हो, बासपा हो, भाजपा हो, डीएमके हो, टीएमसी, कौन हो, पर लगे, ठीक सब है। पर लगे। पहले ही तय कर लिया जाए, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस परिभाषा को इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं नहीं होने देना चाहता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी पार्टी का जन्म हुआ तब से देख लीजिए ना। हाँ, नहीं, जब जन्म, जिस पहले आप पार्टी का जन्म की जन्म हुआ बात जब भी से करते हैं, तो देखिए। मैं कर्म की बात करता हूं ना। तो एक बात को, आबिद भाई एक निवेदन है मेरा, बुनियादी सवालों को हल किए बिना जी, आग पर पर्दा मत डालिए, आग बुझेगी नहीं। हमारा अनुभव सुन लीजिए, सुनिए तो हुजूर, हमारा अनुभव बताता है। मैं 4 बुनियादी सवाल रख देता हूं, इन पर राय बता दीजिए तो दंगे शांत हो जाएंगे इस देश में। पहला बुनियादी सवाल, अगर हम कोई सरकार, कोई पार्टी ये कहती है कि इमामों को वेतन दिया जाए, अच्छी बात है, अमिताभ अग्निहोत्री उसका स्वागत करता है, लेकिन उसी पार्टी को ये कहने में फिर संकोच क्यों हो कि जो पंडित हैं उनके भी जीवन की जिम्मेदारी हमारी, जो पौरोहित्य कर रहे हैं। क्या है साहस? क्या है साहस? दूसरी बुनियादी सवाल उठाता हूं, अगर अदालत, हिंदुस्तान की अदालतें ये कहती है कि एक धार्मिक यात्रा पर सरकारी अनुदान, तो दूसरी धार्मिक यात्रा पर भी सरकारी अनुदान होना चाहिए, अन्यथा बंद होना चाहिए। इस पर एक लाइन लेने को तैयार है क्या हम? अगर मुजफ्फरनगर हम जाते हैं तो हमारे पांव एक कैंप में क्यों छिटक जाते हैं? क्या इस पर हम दिल पर हाथ रख के बोलेंगे? हमसे पूछा लोगों ने, हमसे पूछा मुजफ्फरनगर के लोगों ने कि हमने क्या गुनाह किया था, हमारे घर के 4 लड़के मारे गए, हमारा हाल पूछने कोई नेता क्यों नहीं आया? सिर्फ मजहब के आधार पर आप नहीं जाएंगे, धर्म के आधार पर आप जाएंगे नहीं, आपको शर्म लगेगी फोटो खिंचाने में। फिर आप कहेंगे कि देखिए हमारा तो आचरण और हमारे आचार विचार तो हमेशा बहुत देश के हित में रहे। वो भी इसी देश की संतान है जो मारे गए, हिंदू मारे गए वो भी इसी देश की मिट्टी की संतान, मुसलमान मारे गए वो भी इसी देश की संतान। जी, राजा का आचरण संभाव वाला होना चाहिए। मैंने 4 उदाहरण रखे, इन पर नजरिया साफ करें आप, इस पर नजरिया साफ करें रविदास भाई, लक्ष्मीकांत जी, तब जाके ये बात शुरू होगी कि हां दंगे नहीं हो। आबिद भाई, अब मैं चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मैं सबसे पहले आपके इन 4 सवालों का जवाब देते हुए अपनी पार्टी की तरफ से उनके मतों के बारे में कहता हूं। देखिए, जब किसी संविधान की किसी पोस्ट पर, किसी पद पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जब वो बनकर शपथ लेकर बैठता है तो उसका कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के एक एक आदमी का प्रधानमंत्री होता है और सबको समान निगाहों से देखना चाहिए, कानून की निगाह से भी और प्रशासक होने के नाते भी। उसकी निगाह में धर्म के नाम पर या किसी जात के नाम पर जो संविधान में प्रोविजन है उसके तहत तो वो फायदा और रिजर्वेशन या इस तरीके की बात कर सकता है, लेकिन जान का जहां तक ताल्लुक है, सबकी जान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, जान सबकी बराबर है, सबकी जान की अहमियत है। पहली बात तो साफ। आबिद भाई एक सेकंड लूंगा सिर्फ, बहुत अदब के साथ। एक बात मैं याद दिलाऊं, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस दिन कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत ईमानदारी की और उनकी योग्यता का, ठीक है, लेकिन जब जिस दिन उन्होंने कहा मैंने भी संविधान पढ़ा, मनमोहन सिंह जी ने भी पढ़ा, एक ही संविधान है, उसकी दूसरी कॉपी नहीं है कि मैंने कोई गलत संविधान पढ़ा उन्होंने सही पढ़ा, ऐसा तो है नहीं। सुनिए, जब भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संसाधनों पर एक वर्ग का पहला हक है, ये धारणा संविधान का उल्लंघन करती है, ये धारणा तनाव पैदा करती है। मैं कह तो रहा हूं, मुजफ्फरनगर में हमारे पांव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पांव एक खास कैंप की ओर जाते हैं, अखिलेश जी के पांव एक खास कैंप की ओर जाते हैं, सोनिया जी, मनमोहन जी, राहुल जी, बीएल जोशी केवल एक खास कैंप में मिलकर चले आते हैं। बाकी लोग जो मारे गए, उन्होंने मुझसे पूछा फोन करके, अतुल से पूछा कि हमारे बेटे मारे गए, उनके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी हुक्मरानों की नहीं है। ये पीड़ा है, इसलिए दंगा भड़कता है हिंदुस्तान में। वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जब प्रशासन हम लोगों को जाने ही नहीं देता, प्रधानमंत्री जी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वहां तक तो मुझे समझ में आती है बात, लेकिन मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाएंगे। जब ये प्रतिबंध प्रशासन लगाएगा, ये आग्रह प्रशासन करेगा,
तो फिर कैसे हम बराबरी का स्थान दिखाएंगे? अरे भाई, जब सोनिया गांधी जी जा सकती हैं, राहुल जी जा सकते हैं, तो राजनाथ क्यों नहीं जा यही सकते? कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैंने मुजफ्फरनगर के प्रशासन से बात पूछी कि जब प्रधानमंत्री जी आए, उनके साथ राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को आपको हेलीपैड पर रोक देना चाहिए था, हाँ। और उन्हें नहीं रोका तो राजनाथ